हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल साइंस करियर लाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो आप सभी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कोटि कोटि नमन। आपके पास तो वीडियो कल पहुंचेगा, लेकिन जो मैं आज बना रहा हूं, आज ही है स्वामी विवेकानंद की जयंती। इसके उपलक्ष्य में दो शब्द बोलना चाहता हूं। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, और मन में भी एक ही ठान के रखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है जंतुओं में हार्मोन के बारे में। ठीक है, इनमें आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है नियंत्रण और समन्वय, इस चैप्टर का लगभग लास्ट पार्ट ही समझो। आज कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर क्लियर करने की। तो शुरू करते हैं जंतुओं में हार्मोन। सबसे पहले देखेंगे कि हार्मोन होती क्या चीज है। तो देखो, हार्मोन एक तो हमारे शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन को स्रावित करती है, और बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो एंजाइम बनाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं बताऊं तो आपको यकृत वगैरह ये ग्रंथि होती है, ये क्या करती, एंजाइम बनाती। हम पढ़ने वाले हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती कौन कौन सी हैं। तो मैंने ये डायग्राम बनाया है आपके सामने, इससे आपको मैं बताना चाहता हूं कि कौन कौन सी ग्रंथियां कहां कहां पर उपस्थित होती। एक तो होती है हाइपोथैलेमस, जो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ठीक है, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। फिर पीयूष ग्रंथि, ठीक है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जिसे आप पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोल सकते हो। पीनियल ग्रंथि, ठीक है, थाइमस ग्रंथि जो गले में होती है, इसकी कमी से मतलब आयोडीन की कमी से रोग होने वाला, क्योंकि आयोडीन की आगे पढ़ेंगे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका क्या संबंध है इससे। ठीक है, फिर है अग्नाशय, जिसे आप इंग्लिश में पैनक्रियाज भी बोल सकते हो। ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि या अधिवक्रक ग्रंथि। वर्षण, ये लैंगिक ग्रंथियां हैं दो। एक तो वर्षण जो ये इस डायग्राम के माध्यम से, यानी कि मादा होगी उसमें तो अंडाशय होगा, और नर होगा उसमें वर्षण होगी। ठीक है, दोनों एक साथ मत करना, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मादा और नर को एक साथ करके पता नहीं आप क्या बनाना चाहते हो। ठीक है, तो देखो, वृद्धि हार्मोन हमारे जो चैप्टर में दे रखे हैं जो जंतुओं में हार्मोन, उसके बारे में हमें 5 हार्मोनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 5 हार्मोन कौन कौन से हैं। एक तो है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन के मैं इसमें आज मैं आपको पूरा समझा के बताऊंगा। ठीक है ना, इसमें लिखने की बात नहीं है, लेकिन लिखना चाहते हो तो मैं साथ साथ बोल भी दूंगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करता हूं वृद्धि हार्मोन के बारे में। वृद्धि हार्मोन क्या करता है कि शरीर की जो वृद्धि होती है उसको बढ़ाने में सहायक हार्मोन है, वो है वृद्धि हार्मोन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो उसके लिए अंतःस्रावी ग्रंथि आती है, वो आती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि में भी ये वृद्धि हार्मोन आता है। वृद्धि हार्मोन करता क्या है, तो शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करना इसका कार्य है, कि शरीर की वृद्धि को बढ़ाना। मैं एक बात बताऊं कि अगर ये वृद्धि हार्मोन आपके जन्म से भी मतलब जन्म के टाइम आपके शरीर में इसकी उपस्थिति कम होना, तो आपके मतलब जो भी शरीर के अंग होते हैं उसकी वृद्धि होती है वो कम होती है। यानी हम देखते हैं कोई लोग जो हाइट में छोटे रह जाते हैं, या फिर कोई लोग हैं वो हाइट में बढ़ जाते हैं, उसका एक ही कारण होता है कि वृद्धि हार्मोन होता है। अगर जन्म के समय वृद्धि हार्मोन की कमी रही तो उसमें बौनापन आ सकता है, लेकिन जिसमें थोड़ी बढ़ोतरी रही तो वो लंबा हो सकता है। यानी कि मुख्य कार्य है वृद्धि का नियंत्रण करने वाला हार्मोन है वो वृद्धि हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन थाइमस ग्रंथि में उपस्थित होता है। ठीक है, ये क्या करता है, शरीर की उपापचयी क्रियाएं होती हैं और आरबीसी का नियंत्रण करने का कार्य कौन करती हैं, थायरोक्सिन हार्मोन करता है। थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि में होता है, तो थाइमस ग्रंथि में उपस्थित होता है। कार्य भी आप समझ गए, क्योंकि एक तो उपापचयी क्रिया करने का कार्य होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन करता है, और एक आरबीसी का जो नियंत्रण करना होता है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पुलस, जो हमने पीछे पढ़ा था पिछले चैप्टर में। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन होता है वो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज कह सकते हो जिसे आप। ठीक है, इसका क्या कारण होता है,
ये इंसुलिन हार्मोन होता है वो शरीर के रक्त में शर्करा और कीटोन का ही होता है, उसको संतुलित रखने का कार्य किसका होता है? इंसुलिन हार्मोन का होता है। एड्रिनल हार्मोन या अधिवक्र ग्रंथि कह सकते हो आप, ठीक है। अब लैंगिक हार्मोन, इसमें देखो एक तो वर्षण है, एड्रिनलिन हार्मोन है वो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। अब देखो वर्षण है और अंडाशय है, ये लैंगिक हार्मोन हमारे सिलेबस में दो अलग अलग दे रखे हैं। वर्षण होता है यानी कि मादा मतलब नर में मैं बताऊं तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन और मादा में होता है वो होता है आप या तो एस्ट्रोजन कह सकते हो या फिर प्रोजेस्टेरोन भी कह सकते हो, ठीक है। एस्ट्रोजन आपके बुक में है, वो एस्ट्रोजन के बारे में लिखा गया है, ठीक है। ये हार्मोन क्या करते हैं कि भाई जितने भी शुक्राणु का निर्माण करना होता है या फिर लैंगिक जनन से संबंधित जितनी भी क्रिया होती है उनसे संबंध है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का है। टेस्टोस्टेरोन मादा से गर्भाशय से रिलेटेड जितना भी जो कार्य होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसके बारे में मैं थोड़ा लिखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम चैप्टर बोर्ड के हिसाब से कर रहे हैं तो लिखना भी पड़ेगा। तो एक एक करके लेते हैं और पूरा समझते हुए लिखेंगे कि इसका क्या कार्य है। इसमें हम 3 पॉइंट लिखेंगे। जैसे भाई वृद्धि हार्मोन कर रहे हैं, आपको एग्जाम में मेन इससे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है या फिर उसके कार्य क्या है, ये ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस पर थोड़ा फोकस देना है, ठीक है। तो वृद्धि हार्मोन के बारे में देखते हैं। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, जो शरीर की वृद्धि से सहायक है, ठीक है। ये पीयूष ग्रंथि है, इसमें बहुत सारे मोचक हार्मोन स्रावित होते हैं जो हमें नहीं पढ़ने, लेकिन हमारे जो सिलेबस में लिखा है वो वृद्धि हार्मोन के बारे में ही लिखा है, ठीक है। लैंगिक जनन के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं कि इसमें जो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन है, जो मतलब यौवन अवस्था से संबंधित जो क्रिया होती है, जैसे भाई मतलब वो मासिक चक्र कब बनता है महिलाओं में, ठीक है, उसके बारे में पूरी जानकारी है ना, जो एस्ट्रोजन हार्मोन या लैंगिक हार्मोन के माध्यम से मिलती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जो थोड़ा लिखने का काम है उससे। तो ये है, इनके साथ साथ हम चलेंगे, इनका काम ही करेंगे साथ साथ। तो ये डायग्राम से तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है, बाकी इतना महत्वपूर्ण नहीं है डायग्राम। इससे हमें पता चलना चाहिए कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पर है। मैंने सोचा आप आराम से समझ जाओगे इसको देखकर, ठीक है। गले में होती है वो देख लो यहाँ पर, ठीक है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में मैंने कल की क्लास में बताया है, तो आपने पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो पिछली क्लास पहले जरूर देखे, ठीक है। अब देखो हम शुरुआत करते हैं वृद्धि हार्मोन से, ठीक है। देखो वृद्धि हार्मोन क्या होता है। वृद्धि हार्मोन ये क्या करता है, कहां से किस ग्रंथि से होता है, तो पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। पीयूष ग्रंथि में होता है, ठीक है। जो अलग अलग बहुत सारे हार्मोन होते हैं, LHS है, ठीक है, जो आएंगे, जो बड़ी क्लासों में जाओगे ना तो आप पढ़ोगे तो। लेकिन हमारे जो पीयूष वृद्धि हार्मोन के बारे में बताए, तो सबसे पहले ग्रंथि के बारे में बताऊं तो ग्रंथि इसमें है वो आएगी। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछूं ना तो पीयूष ग्रंथि, ठीक है। अब इसके कार्य क्या है, इसके कार्य है भाई कि लंबाई में, ठीक है, लंबाई को नियंत्रित करना, लंबाई को नियंत्रित करने का कार्य, लंबाई को नियंत्रित करना। लंबाई से रिलेटेड जो कार्य होता है वो किसका है, पीयूष ग्रंथि का है, ठीक है। उसमें भी हार्मोन कौन सा है, वृद्धि हार्मोन से आप समझ गए होंगे, नाम से भी समझ गए होंगे कि किसी न किसी चीज की तो वृद्धि हो रही है। और हम पढ़ रहे हैं जंतुओं में, तो हमें पता है कि जंतुओं में अगला हमारे पास हार्मोन आता है थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। वृद्धि हार्मोन में इसका स्थान मैंने बता दिया। हाँ, एक बात याद रखो कि ये होता कहां पर, स्थान मतलब ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि हो गई, लेकिन ये पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है। ध्यान से सुनना कि पीयूष ग्रंथि है
वो स्थित कहाँ, क्वेश्चन पूछ सकता है कि वृद्धि हार्मोन कहाँ स्थित होता है, किस में होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ग्रंथि तो होती है वो पीयूष ग्रंथि में होता है, लेकिन थायरॉक्सिन मतलब हाइपोथैलेमस हार्मोन के जस्ट नीचे, और वो मतलब है ना थायरॉक्सिन हार्मोन इसके ऊपर यानी कि मस्तिष्क में ये उपस्थित होता है। क्लियर बात है। अब हमारा अगला हार्मोन है उसके बारे में बात करते हैं, वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन ये कहां, थाइमस ग्रंथि में उपस्थित होता है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि में उपस्थित। क्लियर बात है। अब देखो ये थाइमस ग्रंथि कहां उपस्थित होती है, तो ये ग्रंथि गले में, गले में। ठीक है, अब देखो इसके कार्य क्या है। एक तो उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना, उपापचयी, उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण, क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक है, और एक इसका कार्य है आरबीसी का संतुलन बनाना, आरबीसी का संतुलन। ठीक है, अब आरबीसी क्या होती है तो पिछले क्लास में ब्लड वाला जो पढ़ाया उसमें बताया था आराम से। अब दो हार्मोन क्लियर हो गया, तीसरा हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। अब इससे एक बात याद रखना कि थायरॉक्सिन ये गले में होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है या गलकंड रोग होता है, वो इसी हार्मोन की कमी से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आयोडीन युक्त नमक लेना आवश्यक है। क्लियर बात है, समझ गए। अब बात करते हैं भाई इंसुलिन हार्मोन क्या होता है। तो देखो ये दो हार्मोन तो आप समझ गए आराम से। अब तीसरा हार्मोन मैं बता रहा हूं, वो है हमारा इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन कहां से स्रावित होता, पैनक्रियाज से। तीसरा है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इसका कार्य क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है ना, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण, मात्रा को, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य है। और एक आप लिख सकते हो कीटोन काय, कीटोन काय में ग्लूकोज का नियमन करना, ग्लूकोज का नियमन। ठीक है, अधिक शर्करा की मात्रा जो होती है ना उसको नियंत्रित करना, कीटोन काय और, अरे ग्लूकोज तो ऊपर ले दिया, इसमें होएगा आपका कीटोन काय और शर्करा का नियमन। ठीक है, शर्करा। क्लियर बात है। अब देखो भाई ये होती कहां है, तो ये होती है पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय कह सकते हो, अग्नाशय में उपस्थित। और सही बताऊं इसकी स्थिति के बारे में, तो ये इसकी स्थिति होती है वो आंत के जस्ट ऊपर। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का जब डायग्राम बनाकर समझाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो आंत होती है, बड़ी आंत, उसके अंदर छोटी आंत के ऊपर होता है ना, वो यहाँ पर एक ग्रंथि होती है। मैंने बताया कि अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम ग्रंथि के बारे में बताएं। तो वहां पर जो उपस्थित ग्रंथि थी वो कौन सी थी, पैनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि थी। और अब जो आ गया अग्नाशय ग्रंथि यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए। क्लियर बात है, समझ गए भाई। तो ये उपस्थिति तो बताऊं तो आप लिख देना कि आंत के ऊपर। अब हमारा तीसरा है वो है एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि या अधिवक्र ग्रंथि में उपस्थित होता है, अधिवक्र ग्रंथि में उपस्थित होता है। तो इसका भाई काम क्या है तो वो देखते हैं। इंसुलिन हो गया, एड्रिनल देखते हैं। तो एड्रिनल का कार्य क्या है, रक्त में ग्लूकोज का नियमन करना। ठीक है,
खनिज लवण का नियमन या ग्लूकोज का नियम, खनिज लवण व ग्लूकोज का नियमन करना। कौन सा है अगला? एड्रेनलिन हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन, इसके बारे में जान रहे हैं हम। तो एड्रिनल या आप अधिवक्र ग्रंथि कह सकते हो, अधिवृक्क ग्रंथि उपस्थित होता है अधिवक्र ग्रंथि में, ठीक है। अब इसका कार्य क्या है? कार्य में लिख दो आप खनिज लवण व ग्लूकोज का नियमन करना, ठीक है। हो गया क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, एड्रिनल इतना मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लैंगिक हार्मोन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछेगा नर में कौन सा हार्मोन होता है, मादा में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। आप लिख लेना, नोट कर लेना, इनमें से क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, लैंगिक हार्मोन, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। खनिज लवण में ग्लूकोज का नियमन करता है, होती कहां है? एड्रिनल, एड्रिनलिन हार्मोन होता है वो अधिवक्र ग्रंथि या एड्रिनल में उपस्थित होता है। क्लियर बात है। अब मैं बात करता हूं जिस हार्मोन के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लैंगिक हार्मोन, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हुए चलेंगे। लैंगिक हार्मोन, ठीक है। इनमें भाई दो प्रकार, एक तो वृषण और दूसरा है अंडाशय। अब आप समझते ही होंगे कि वृषण किस में होता है और अंडाशय किस में होता है, ठीक है। वृषण में जो हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और अंडाशय में होता है, या तो कर लो आप एस्ट्रोजन, ये होते हैं हकीकत में दोनों अलग, लेकिन अंडाशय के लिए आपको एस्ट्रोजन भी मिलेगा या रिलैक्सिंग हार्मोन भी मिलेगा, ये ठीक है ना। एस्ट्रोजन कर दो या फिर आप कर दो प्रोजेस्टेरोन। ऑलमोस्ट इसके कार्य सेम ही होते हैं, ये है अंडाशय के, लेकिन इसके अलग अलग कार्य पढ़े तो अलग जाएंगे, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो दोनों के मतलब एक पढ़ना, अंतर बताना कि मादा में कौन सा होता है नर में कौन सा होता है। तो नर का ध्यान रख लेना कि नर में होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। अब भाई ये हार्मोन क्या करते हैं? भाई जब एक उम्र होती है 13 से 14 साल की, तो लैंगिक जनन से संबंधित प्रक्रिया संपन्न होती है ना, तो उसमें जो सहायक हार्मोन है वो कौन से हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। क्या करता है? महिला में जो मतलब मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है वो संपन्न करने का कार्य भी इस टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन के माध्यम से होता है। और ये क्या करता है? शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया कर। वैसे तो लीडिंग सेल अलग से पढ़ेंगे हम, वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है ना, जितने भी इस लैंगिक जनन से रिलेटेड जितने भी हमारे मन में विचार आते हैं, जितनी भी मनोभावना है वो उनसे अलग हो जाती है, लेकिन हमें इतना डीपली नहीं जाना है। हमें इतना ध्यान रखना है ये क्या करते हैं? शुक्राणु का निर्माण करते हैं, ठीक है भाई। शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक है शुक्राणु निर्माण में सहायक, ठीक है। और ये अंडाणु निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। एक जितने भी लैंगिक अंग होंगे उसमें वृद्धि करवाने के लिए सहायक, गर्भाशय की वृद्धि में सहायक कहूं तो आप मतलब, वैसे तो हमने वृद्धि हार्मोन पढ़ा है, शरीर के सभी जितने भी अंग होते हैं उसको वृद्धि करवाने में सहायक होते हैं, लेकिन ये लैंगिक हार्मोन पढ़ रहे हैं, इनका लैंगिक जननांगों से रिलेशन रहता है, ठीक है। ये लैंगिक जननांगों से भी संबंधित होते हैं। अगर पूछ ले कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ स्थित होता है, तो वृषण में स्थित होता है या वृषण में पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में आप जान गए होंगे, बाकी तो यही ध्यान रखना है। मादा में पाया जाता है, नर में, यहाँ लिख लो नर और ये मादा। एक बात ध्यान रखना,
आपसे इस चैप्टर के अंदर कोई हार्मोन से रिलेटेड नर और मादा के बारे में पूछे ना, तो आप इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ही आंसर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो इतना ही जानना है भाई इनके अलग अलग कार्य क्या होते हैं, ठीक है। अब मैंने ये अलग अलग आपको बता दिया कि ये काम करता है और इसका ये काम होता है, ठीक है ना। तो देखो मतलब लैंगिक अंग मैं बताऊं, जैसे मान लो आप महिलाओं में देखते हो स्तन ग्रंथियों का विकास होना, ठीक है, जो शुक्राणु बनना या जो अंडाणु बनने की प्रक्रिया, नर में शुक्राणु बनना, मादा में जो अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है, वो सारी की सारी या सारी प्रक्रियाओं का संबंध होता है वो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन से होता है। क्लियर बात है, आप समझ गए होंगे। और ये तो हार्मोन याद भी जल्दी हो जाएंगे, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम हमारे जो हार्मोन वाला, अब मैं बता देता हूँ हार्मोन होता क्या है। इसकी डेफिनेशन में लिखवाना पहले भूल गया, तो अब मैं इसकी परिभाषा लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। जो 9th और 10th में पढ़ रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जरूर नोट्स बनाएं, ठीक है ना, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं कि ये हार्मोन कहाँ से बनता। पहले सबसे पहले तो ये है ना, जो हार्मोन होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलते हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब भाई ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती क्या है? ये ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिसमें कोई प्रकार की नलिका नहीं पाई जाती है। क्लियर बात है, समझ गए। इन ग्रंथियों के अंदर आप कोई भी नलिका नहीं देखोगे, ठीक है, बिना नलिका युक्त होती हैं। और क्या करती हैं वही स्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो तो एंजाइम का स्रावण करती हैं। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों में लिखना, इन नलिका नहीं पाई जाती है, लिखो कोई भी नलिका नहीं पाई जाती है, ठीक है, कोई भी नलिका नहीं पाई जाती है। एक बात इनमें मैं और बताना भूल गया, जो आवाज का जो परिवर्तन होता है ना, जो भी जैसे भाई हम बोलते हैं हमारी आवाज अलग होती है, महिलाओं की आवाज अलग होती है, वो भी एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। जो महिलाएं किस प्रकार बोलती है या फिर पुरुष किस प्रकार बोलता है, ठीक है। जिस प्रकार वो महिला को घर से विदा करते हैं ना शादी के बाद, उस टाइम अगर पुरुष वाली हालात में वो रोना शुरू हो जाए तो सोचेंगे कि कोई बेल ने शुरू किया है या फिर कोई महिला है, ठीक है ना। इसलिए भगवान ने कुछ सोच समझ कर इनकी परिवर्तन कर दिया, ठीक है। क्या की आवाज़ होती है वो चेंज होती रहेगी, एस्ट्रोजन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, ऐसे ऐसे हार्मोन बना दिए। पता नहीं ये शरीर की मशीन को कैसे करके बना दिया कि वो अंत में हमें जो हम देखते हैं ना बाहरी रूप से, वो एकदम क्लियरिटी के साथ है, ठीक है ना। जो आवाज़ चेंज करने का कार्य है ये भी होता है, ये भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो पुरुष की आवाज़ को थोड़ी हाई रखता है, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है जो मतलब महिला की आवाज़ होती है उसको थोड़ा पतला या तीखी आवाज़ में रखता है, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है पुरुष में भी ये कंडीशन बन जाती है, उसका एक ही रीज़न है कि उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होना, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक होती है, तो ये प्रॉब्लम आएगी। और अगले चैप्टर में हम आराम से समझेंगे कि ये मेन जो मुद्दा होता है, मेन समस्या आती है, ये कहाँ से आती, आनुवंशिकी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। उसके बारे में हम सारा निर्धारण करेंगे, ये लड़कियां कैसे बनते हैं, लड़के कैसे बनते हैं। फिर देखेंगे ये ज़्यादातर सासुएं होती है भेद निकालती, लड़के लड़कों का नहीं, लड़कियां लड़कियों का। तो ये हम देखेंगे कि किसके हाथ में होता है ये सारा कमांड। देखो कोई नलिका नहीं होती है, ये ग्रंथियां, चलते हैं हमारे टॉपिक पर। ये ग्रंथियां हार्मोन का स्त्रावण करती हैं, ठीक है। ये ग्रंथियां हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। थोड़ी लंबी जाएगी क्लास, लेकिन कोशिश करेंगे आज पूरा चैप्टर क्लियर करने की, ठीक है। ये ग्रंथियां हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। अब देखो, अब हार्मोन क्या होता है? अंतःस्रावियों द्वारा स्रावित वे रसायन जो कम मात्रा में होते हैं
और संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। अंतःस्रावी द्वारा अल्प मात्रा में स्रावित वे रसायन जो संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं हार्मोन कहलाते हैं। तो लिखो, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा अल्प मात्रा में स्रावित वे रसायन जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा अल्प मात्रा में स्रावित वे रसायन जो संदेशवाहक का कार्य करते हैं, संदेशवाहक का कार्य करते हैं, वे हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन कहलाते हैं, ये परिभाषा हो गई। समझ गए? अंतःस्रावी ग्रंथियां मैंने बता दी, इसमें कोई नलिका नहीं होती हैं, जो बहुत कम मात्रा में क्या करती हैं, हार्मोन को रिलीज करती हैं। और वो हार्मोन क्या होते हैं कि अंतःस्रावी द्वारा अल्प मात्रा में स्रावित रसायन होते हैं जो संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। कोई ना कोई भाई संदेश तो पहुंचाता है, जैसे हाइपोथैलेमस कहता है कि दिल धड़कता है, ऐसे होता है, दिल से ये फीलिंग निकलती है। हम कहते हैं नहीं दिल टूट गया, अरे दिल नहीं टूटता है, ये हाइपोथैलेमस। ऐसा कभी कोई नहीं कहता हाइपोथैलेमस टूट गया, नहीं दिल टूट गया, और पता नहीं वो तोड़ा किसने। ठीक है, तो उसमें ही थी ना एक कि आशिक मरते नहीं है, जिंदे दफनाए जाते हैं। आशिक मरते नहीं है, जिंदे दफनाए जाते हैं। ठीक है, कब्र खोद के देखो तो महबूबा की याद में पाए जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जो है वो हम पढ़ेंगे। अब थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी, इतनी मजाक करेंगे तो बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, पढ़ेंगे मजाक मस्ती से ही, लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, सभी दोस्तों तक पहुंचा दो। मैं आपकी सेवा में हमेशा के लिए हाजिर हूँ। थोड़ा बहुत आप भी सपोर्ट किया करो, ताकि हमारा थोड़ा जोश में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। आपका क्या लगता है यार एक सब्सक्राइब करने में? ठीक है ना, मैं भी आपके लिए खड़ा हूँ, और मेरा तो हमेशा ही एक ही रहेगा कि जब तक जीना है तो हेल्प, विद्यार्थी जीवन में हेल्प के लिए ही जीना है। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए या मेरे छोटे भाइयों के लिए जो मैं साथ दे सकता हूं वो मैं पूरा देने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं हम पौधों के बारे में, पौधों में समन्वय के बारे में। पौधों में समन्वय अगला टॉपिक है और चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। पौधों में समन्वय के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। ठीक है, आज तो पैर भी दर्द करने लगे, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। अब देखो, हम बात करते हैं पौधों में समन्वय कैसे होता है। पौधों में समन्वय, ठीक है, पौधों में समन्वय के बारे में जानते हैं। तो देखो, पौधों में कोई तंत्रिक, पहला पॉइंट तो लिख लेना, पौधों में कोई प्रकार का तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। पौधों में किसी भी प्रकार का तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, पौधों में कोई प्रकार का तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो एक ही क्वेश्चन उठता है कि पौधे की वृद्धि कैसी होती है, या फिर पौधा आगे से आगे अपनी सूचनाओं को कैसे पहुंचाता है। 1 मिनट रुकना। ठीक है, अभी तो चल रही है। तो सूचना आगे से आगे कैसे पहुंचाता है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि पौधे अपनी वृद्धि के लिए किसी हार्मोन पर स्रावित होते हैं, वो भी अपने हार्मोन, हाँ भाई मान लिया कि हार्मोन तो संदेशवाहक के रूप में अभी हमने पढ़ा कार्य कर सकते हैं, लेकिन तंत्रिका तंत्र का कार्य कैसे कर सकते हैं, ये कैसे गति कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको पॉइंट लिखाकर बताऊंगा कि ये कैसे पौधों में गति होती है। वो 2 प्रकार से होती है। ठीक है, पौधों में गति 2 प्रकार से होती है। एक तो होती है
वर्दी का गति पर निर्भर न रहना। एक वर्दी होती है जो गति पर निर्भर नहीं रहती है और दूसरी होती है वो होती है कि वर्दी पर निर्भर गति। एक गति तो होती है वो वर्दी पर निर्भर नहीं रहती है, दूसरी होती है वो वर्दी पर गति निर्भर रहती है। ठीक है, तो देखो आप इसमें लिखो कि पौधे की गति मतलब है वो वर्दी पर निर्भर न रहना, उसका क्या कारण हो सकता है। पौधे की गति वर्दी पर निर्भर न रहना, उसमें आप पॉइंट लिखना। उसमें पॉइंट है कि यह अनुक्रिया उद्दीपन भाई हमने पिछली बार पढ़ा था उद्दीपन क्या होता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा बैठ के लिख पा रहा हूं। उद्दीपन के लिए अनुक्रिया में उद्दीपन हमने पढ़ा था ना, जब से चैप्टर स्टार्ट किया था उद्दीपन क्या होता है। यह अनुक्रिया उद्दीपन के तत्काल होती है, ठीक है भाई, मान लिया उद्दीपन के तत्काल होती है। दूसरा है कि पौधों में दूसरा पॉइंट लिखो, पौधों में विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर, पौधों में विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाना। सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। लिखना यह है कि पौधे होते हैं वो विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। समझ गए बात को। अगला पॉइंट रहने वाला है कि कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है। कोशिका अपने अंदर ही पानी को उत्पन्न करके गति परिवर्तित करती है, जिससे कोशिका फूल जाती है, ठीक है, जिससे कोशिका फूल जाती है, कोशिका फूल जाती। अब इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल बताऊं कैसे फूल जाती है या फिर सिकुड़ जाती है, ठीक है ना। कोई पत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें मतलब कोशिका में पानी, कोशिका क्या करता है अपने पानी को बनाकर किसी कोशिका को आगे से आगे फैल जाता है, या तो वो सिकुड़ जाती है या फूल जाती है। आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा या फिर छुई मुई के पौधे को कभी छूकर भी ट्राई किया होगा, तो उसको हाथ लगाने से वो क्या होता है, मुरझा जाता है। उसका ये एक ही रीजन आता है कि पौधे स्वयं गति न करते हैं, किसी मतलब गति करते हैं लेकिन स्वयं किसी अन्य माध्यम से। कोशिका स्वयं ही पानी बनाया और स्वयं ही आगे भेज देना, ठीक है ना। ये पॉइंट तो हो गए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, वो है कि वर्दी के कारण पौधे गति कैसे करते हैं। वो तो हम भाई कर लिया कि वर्दी के कारण गति नहीं करना। अब वर्दी के कारण पौधे गति कैसे करते हैं, तो देखो वर्दी के कारण पौधे गति कैसे करते हैं। वर्दी के कारण पौधों की गति, इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर में दे रखा है उसके बारे में बता रहा हूं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है रे, डेफिनेशन पूछ सकता है एक एक नंबर वाली। एक तो है प्रतान है, प्रताप नहीं है, ठीक है, प्रतान। दूसरा है प्रकाशानुवर्तन यानी कि प्रकाश की तरफ गति करना, प्रकाशानुवर्तन। तीसरा है रसायनावर्तन, रसायनावर्तन, प्रकाशानुवर्तन, रसायनावर्तन, जलानुवर्तन। और एक आप लिख लो इसमें, पांचवा वो लिख लो गुरुत्वानुवर्तन। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रतान क्या होता है, एक मान लो कोई ऐसी झाड़ी जो आपस में फैल सकती है या एक ऐसी लता जो फैल सकती है। क्या होता है, कोई चीज है, ये प्रतान क्या करता है, साइड में एक पेड़ खड़ा है और खुद एक किसी पेड़ के पास खुद की चीज जो पास में चीज है उसको आकर्षित नहीं करती है और जो पेड़ खड़ा है ना उसके पास में जाकर लिपट जाती है, ठीक है।
चारों ओर लिपेट जाती, यानी कि खुद के पास गति ना करके किसी अन्य चीज या जिसको आकर्षित करती हैं उसके पास जाकर लिपट जाना। समझ गए मेरी बात को? अब देखो प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? पौधे का प्रकाश की तरफ गति करना, पौधे का प्रकाश की तरफ गति करना। भाई पौधा है वो प्रकाश की तरफ गति करेगा तो भी बढ़ेगा ना। जैसे ये मान लिया पौधा है तो ये प्रकाश की तरफ गति करता है तो क्या होगा? प्रकाशानु, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये चारों पांचों, ठीक है। तो मैं एक एक बताता हुआ चल रहा हूं, ठीक है ना। आप जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो साथ साथ में। रसायनुवर्तन क्या होता है? रसायनुवर्तन या रसायनावर्तन मतलब जो पराग नली होती है उससे अंडाशय या स्त्री केसर में जो पराग कोशिका बनती है या पराग नलिका बनती है उसकी तरफ गति करना। क्योंकि भाई रसायन होते हैं वो उसमें ही होते हैं ना, ठीक है ना। जो फ्लावर बनता है उससे जो पराग नली होती है उसकी तरफ गति करना। जलानुवर्तन का मतलब है जड़ों का जल की तरफ गति करना, ठीक है। पौधे की जो जड़ें होती है वो जल की तरफ गति करेगी तो भी जल को भाई सोखेगी ना आपस में। अब गुरुत्वानुवर्तन, इसका मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण का बल। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा या फिर आगे शायद 9th में पढ़ लिया होगा, 10th में नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो फिर हो गया। देख गुरुत्वाकर्षण का बल के हिसाब से कार्य करता है। जैसे भाई पौधा है ना तो वो नीचे की तरफ गति करना, यानी कि जमीन की तरफ जितना हो सके पौधे की गति करना, क्या हो गया? गुरुत्वानुवर्तन हो गया, ठीक है। जलानुवर्तन, रसायनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, ये पांचों चीजें थी जिसमें वर्दी के कारण पौधे की गति होती है। कैसे भाई? अब वर्दी के कारण आप समझ गए होंगे कि प्रकाशानुवर्तन में कैसे पौधे की प्रकाश के कारण पौधे की वृद्धि हुई, ठीक है। लेकिन जो पिछला पॉइंट हमने कोशिका के बारे में लिखा या फिर हमने पहले भाई पॉइंट लिखा कि कोशिका में कोई मतलब इसमें पादपों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, तो क्या होता है? रसायनों के माध्यम से आगे सूचना पहुंचती है। जो मैंने पीछे आपको पॉइंट लिखवाया था उसमें यही था कि रसायनों के माध्यम से सूचना को एक भाग से दूसरी, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाना, यही था। और क्या होता है कि खुद की कोशिका ऐसी होती है जो अपना मतलब जल बनाकर खुद मतलब या तो फूल जाती है या सिकुड़ जाती है। उसके एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था छुई मुई का पौधा। क्लियर बात है? अब वेरी इंपॉर्टेंट जो आ रहा है और चैप्टर का जो अंत हो रहा है वहां से हम करेंगे पादप हार्मोन, ठीक है। प्लांट हार्मोन क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये तो आप समझ गए होंगे, एक बार मैं वापस बता देता हूं आपको कि ये क्या होते हैं। देखो प्रकाश प्रतान होता है जो कोई ऐसा किसी चीज के पास लपट कर अपनी वृद्धि करना, प्रकाशानुवर्तन प्रकाश की तरफ गति करना, और रसायनावर्तन किसी मतलब पराग नलिका में इस कोशिका या जो पराग नली बनती है भाई उसमें जो रसायन होते हैं स्त्री केसर के माध्यम से या फिर आप पराग नली कह दो, पराग नली की तरफ गति करना। सिंपल भाषा में बोल दो कि पराग नली की तरफ गति करना। जलानुवर्तन क्या होता है? जल की तरफ गति करना, ठीक है। यानी कि जो जल कहाँ है, जड़ें होती है वो जल की तरफ गति करना। और गुरुत्वाकर्षण क्या या गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है उससे आप गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है पौधे का जमीन की तरफ गति करना। समझ गए? अब देखो हम पढ़ रहे हैं पौधों में हार्मोन के बारे में। हार्मोन क्या होते हैं? वे रसायन होते हैं। पौधों के हार्मोन की डेफिनेशन देख लो। हार्मोन वे रसायन होते हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायक, वे रसायन जो पौधों की वृद्धि में सहायक, वे रसायन जो पौधों की वृद्धि में सहायक है, वृद्धि में सहायक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये भाई कौन कौन से हार्मोन होते हैं। यहां से क्वेश्चन थोड़ा जाने का, क्वेश्चन ऐसे जाएगा कि एक बात मेरी बात ध्यान से सुनो कि एक आपको ध्यान क्या रखना, मैंने भाई जंतुओं के हार्मोन अलग से आपको पढ़ा दिया, अब मैं बोल रहा हूं पौधों के हार्मोन। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से पादप हार्मोन कौन सा है, निम्न में से जंतु हार्मोन कौन सा है, तो आपको पहचानना आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इनके हार्मोन है उनके बारे में एक एक करके बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले जो हार्मोन आता है वो आता है ऑक्सीन, ठीक है। दूसरा जो हार्मोन आता है वो आता है हमारे पास में जिब्रेलिन, जिसे आप शॉर्ट में GA भी बोल सकते हो, ठीक है।
तीसरा जो हार्मोन आता है वो आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। और चौथा हार्मोन आता है एब्सिसिक अम्ल। ये भी बोल सकते हो शॉर्ट में एब्सिसिक अम्ल। यहाँ आप ए भी बोल सकते हो, ABA। वो हिंदी वाली यहाँ मिस्टेक मत निकालना, यहाँ हो जाते हैं वर्ड कुछ ऐसे ही होते हैं, नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है ना। हिंदी में मिस्टेक पहले भी बहुत आती थी, हिंदी के टाइम भी, ठीक है। साइंस में ऐसी गलतियाँ नहीं निकालते हैं, हालांकि एब्सिसिक लिख लेना है, से आएगा बीच में, एब्सिसिक अम्ल या ABA, ठीक है। इंडोल ब्यूटारिक एसिड। अब भाई ये होता क्या है, इन हार्मोनों का क्या क्या कार्य है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं ऑक्सीन। ऑक्सीन के बारे में थोड़ा बता देता हूं। इसकी खोज FW वेंट नामक का वैज्ञानिक था, जो जई का पौधा आपने देखा होगा, उसके ऊपर किया था। सबसे पहले तो बताऊं, डार्विन था ना, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डार्विन भी कौन है। तो डार्विन ने क्या है, एक केंद्रीय घास नामक पौधा था, उस पर इसका प्रयोग करके खोजा गया था, लेकिन मानिए FW वेंट को बताया गया, उसके खोज का श्रेय दिया वो FW वेंट ने दिया था। उन्होंने जेई के पौधे पर बताया कि एक, मैं बताता हूँ ऑक्सीन में होता क्या है। भाई ये पौधा है, ठीक है ना, इसकी प्रकाश की तरफ जो वृद्धि होती है या फिर जो भी इस पर नई कलिका आती है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीन उपस्थित होता है, और इसी के कारण जो पौधे की वृद्धि होती है। समझ गए भाई, मेरी बात समझो। हमने पढ़ा था प्रकाशानुवर्तन, इसमें होता है प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरफ वृद्धि, ठीक है। कैसे होती, इसके बारे में थोड़ी दो लाइन में आपको लिखवा देता हूं, तो इनसे थोड़ा पूछा भी जाता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, कौन कौन से पादप हार्मोन है, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल। एक नंबर आप लिखो, वो है ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या होता है, ऑक्सीन के बारे में लिखना, तो इसमें लिखो सबसे पहले, ये प्रकाश की या प्रकाशानुवर्तन गति में सहायक है। प्रकाशानुवर्तन गति में सहायक। मैंने ये वर्ड इसलिए लिखा है कि पीछे जो हमने बताया प्रकाशानुवर्तन, इसका आप अर्थ समझ सकते हो, यानी कि जो कोई पौधा होता है वो प्रकाश की तरफ कैसे गति कर सकता है, उसके बारे में दे रखा। समझ गए। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको इसमें लिखवा रहा हूं, प्रकाशानुवर्तन हो गया, और दूसरा पॉइंट ये है कि पौधे की जो नई शीर्ष कलिका में उपस्थित, ये दो पॉइंट आपकी बुक में ये दो ही दे रखे हैं, ठीक है। हमें जितना है उतना ही पढ़ना है, हमें वैसे PhD तो इस पर करनी नहीं है, हमें तो इतना ही जानना है कि इसमें है क्या। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना और लिख लेना, पूछा नहीं जाता, लेकिन आपके नॉलेज के लिए खोज है वो FW वेंट। मैंने आपको समझा दिया कैसे की थी, ठीक है, कैसे वृद्धि की गई थी, वो उसको देखकर उसने बता दिया कि इसका नाम ऑक्सीन रख दिया। इसमें भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा 2,4-D के बारे में, ठीक है। ऐसी जो दवाएं आती हैं जो मतलब क्या करती हैं, एक क्या इसमें लिख लेना, पौधे की पत्तियों को झड़ने से रोकना। सॉरी, ये पॉइंट गलत जा सकता है, क्योंकि झड़ने से रोकने का वो जिब्रेलिन में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसमें क्या करता है, वो आपको 2,4-D वगैरह देखे होंगे, ठीक है ना। वैसे आप इस मान सकते हो नेप्थेलिन, एसिटिक, इसके भी प्रकार होते हैं, लेकिन वो मोस्ट पॉइंट उसमें जिब्रेलिन के चले जाते हैं, क्योंकि उसकी जो स्प्रे वगैरह यूज किया जाता है तो उसको मोस्टली माना जाता है। लेकिन इसके नेप्थेलिन, एसिटिक होता है, या फिर 2,4-D कह सकते हो आप, जो आगे की क्लासों में साइंस में जाओगे ना तो पढ़ोगे क्या, ये नेप्थेलिन। यहाँ बताऊँ मैं आपको 2,4-D के बारे में, तो 2,4-D क्या करता है कि जो कोई या तो किसी को जला देता है अधिक मात्रा में यूज लेने पर, और कम मात्रा में इसका यूज करे तो वो पौधे पर जो पत्तियां झड़ रही हैं उसको रोकने में वो सहायक हो सकता है, ठीक है ना। तो आगे देखो, मैं
ऑक्सिन हो गया। अब दूसरा हार्मोन है, वो हम बात करते हैं दूसरे हार्मोन के बारे में। वो हार्मोन रहने वाला है जिब्रेलिन। ठीक है, दूसरा है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जिब्रेलिन क्या करता है कि एक तो मतलब पौधे से जो पत्तियां वगैरह झड़ रही हैं उसको स्प्रे के रूप में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका मोस्ट कार्य यही मान सकते हो कि पौधों की जो मतलब लंबाई होती है ना, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, बौनेपन को दूर करने में सहायक। पौधा भाई जब बचपन से छोटा रह जाता है तो उसका क्या कारण है आपने देखे होंगे, या फिर लिख लो कोई फल छोटे होते हैं, एक पॉइंट लिख लेना, फलों को बढ़ाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है कि बौनेपन को दूर करने में सहायक कैसे है। पौधा छोटा रह गया और उसको बढ़ाना है तो आप जिब्रेलिन का स्प्रे कर दो या फिर उसमें जिब्रेलिन यूज करो कि पौधे की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर बात है, समझ गए। अब तीसरा मैं बता रहा हूं आपको, वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन ठीक है, ये क्या करता है, जो पौधे के जो बीज वगैरह पकते हैं ना उसमें सहायक है। ठीक है, पौधे मतलब फलों को पकाने में भी सहायक मानो तो जिब्रेलिन का स्प्रे किया जाता है, लेकिन जो बीजों का निर्माण होते हैं, जो अनाज वाली फसलें होती हैं, उनमें इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छी प्रकार से पकाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और बच्चा है एब्सिसिक अम्ल, वो क्या करता है, पत्तियों को झाड़ने में, फूलों को झाड़ने में सहायक हार्मोन है। ठीक है, उसका प्रकाश की तरफ गति कर रहा था, लेकिन ये प्रकाशानुवर्तन नहीं है, ये उसका उल्टा होगा, गुरुत्वानुवर्तन सॉरी रसायनावर्तन हो सकता है। ठीक है, जो मतलब रसायन होते हैं ना उनकी तरफ आकर्षित करने का ज्यादा काम रहता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट नहीं थे, थोड़ा मतलब साइटोकाइनिन में तो कुछ नहीं, जो अनाज वाली फसलें होती है ना उनके जो बीजों में थोड़ा बहुत सहायक हार्मोन कह सकते हो, और एक दो पॉइंट और भी हो सकते हैं जो अभी मुझे याद नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। ठीक है, जो मैंने इस एनसीईआरटी में दे रखी है आपकी बुक में वो लिखवा दिए। और एब्सिसिक अम्ल जो उल्टी गति करता है, जो ऑक्सिन बताया प्रकाश की तरफ, ये ऑक्सिन का जो उल्टा काम करता है। ठीक है, एक तो मतलब फूल पत्तियों को झाड़ने में सहायक हो सकता है। ठीक है, ये इसमें है। तो आज ये चैप्टर है 8 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्लियर हो चुका है। बहुत खुशी की बात है कि 9 और 8 17 नंबर का सिलेबस यूट्यूब पर कर लिया। जो लड़का पास होने की उम्मीद में रहता है उसने इस चैनल के सिर्फ 4-5 दिन तक वीडियो देख लिया ना, सिर्फ निकाल के 4 घंटे दे दिए तो भी उसका काम पक्का है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, ठीक है, एक नीचे लाल बटन है वो दबाना। ऐसे तो है नहीं भाई ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिए और हमारा फ़ोन भर गया, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो जो पढ़ने वाला है किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है। और फिर आगे के लिए भी और कुछ प्लान है, अगर आपका ऐसे ही साथ बना रहा तो हमेशा के लिए ऐसे ही चलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में आनुवंशिकी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।